हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति JEE। आज हम करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक है हमारा नर्स्ट इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल रिप्रेजेंटेशन, सॉल्ट ब्रिज, ये सारे टॉपिक्स कवर करे थे। तो आज हमारा टॉपिक है हमारा नर्स्ट इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है, उसकी डेरिवेशन क्या है, आज हम करेंगे। और डिफरेंट रिएक्शंस के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखते हैं और नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। किसी भी रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना हो तो उसके लिए एक इक्वेशन है नर्स्ट इक्वेशन, जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए देखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, ठीक है। फिर ईएमएफ ऑफ सेल के लिए भी नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन हम करेंगे आज। तो पहले यहाँ पे कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ रिएक्शन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्यों पढ़ी जाती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए किसी भी रिएक्शन का। कंसीडर अ रिएक्शन, एक जनरली एक रिएक्शन ले लेते हैं। M एक मेटल है, उस पर N पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसने N इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा तो ये बना M मेटल। M यहाँ पर क्या है? M है मेटल। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक Zn2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और Zn बनाता है। क्या बनाता है? Zn। यस और नो? तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लर्न करने की जो टॉपिक है या जो लर्न करने का जो पॉइंट है, टर्म है, वो ये इन नर्स्ट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन written as reduction। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। क्या नर्स्ट इक्वेशन में कोई भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी उसको हम कैसे लिखेंगे? एज अ रिडक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। नर्स्ट इक्वेशन, जिसे नर्स्ट इक्वेशन भी बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रोड रिएक्शन को कैसे लिखते हैं हम? एज अ रिडक्शन मान के चलेंगे और मानकर चलते भी है। तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव में, ये वैल्यू ये टर्म आपको याद रखना है। जिंक क्या कर रहा है? Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn। नर्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रोड रिएक्शन को हम कैसा कंसीडर करके चलेंगे? एज अ रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ठीक है। अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे अनसाइलेंट होता है, ठीक है। वैसे नेस्ट होना चाहिए बट बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन होता है क्या? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन Zn सॉलिड अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन Zn2 प्लस एक्वस। Zn2 प्लस जो कि किस में है? एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। अब यहाँ पर देखो, समझने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले देखते हैं ये होता है क्या। ई सेल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई सेल इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नोट होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें भी नोट लिखा होता है। ई नोट क्या है यहाँ पर? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ई नोट यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये याद रखना है। उसके बाद आर हो गया, टी टेम्परेचर है। ये जो रिएक्शन है हम मान के चल रहे हैं
किस पे हो रही है ये? रूम टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन, जो कि सिंपली 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? एंड n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि Zn2 पॉजिटिव से जब Zn बन रहा था तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करे? 2। एंड नेक्स्ट इज F इज फैराडे कांस्टेंट, F इज फैराडे कांस्टेंट 96487 कूलम्ब मोल इनवर्स, यूनिट भी लिख लो, जिसको सिंपली कैलकुलेशन के लिए बुक्स में और हम भी 96500 कूलम्ब मोल इनवर्स, ठीक है, यूज करेंगे। अब ये हमें पता चल गया ई सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, RT यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है यहाँ पर, एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड F इज फैराडे कांस्टेंट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब भी देख लो, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कितनी हो, जब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन हो 1 m, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन हो 1 m, और टेम्परेचर डिफरेंस, जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। उस केस में जो सिचुएशन और स्टेट होगी उसे हम स्टैंडर्ड स्टेट, जब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन 1 m एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करते हैं इसमें से, उससे पहले ये वैल्यूज आर की वैल्यू टेम्परेचर वगैरह पुट करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हम पढ़ के आए थे थर्मोडायनेमिक्स में भी, क्या लिखते हैं अभी कि प्योर सॉलिड लिक्विड एंड गैस at 1 atm pressure, at 1 atm pressure the molar concentration is, the molar concentration taken as unity। प्योर सॉलिड लिक्विड गैस की जो मोलर कंसंट्रेशन है 1 atm पे क्या हो जाता है, यूनिट मींस 1। तो इस इक्वेशन में से देखो प्योर सॉलिड जिंक सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 1, बचा क्या एक्वस। ठीक है, तो इक्वेशन कितनी बची है, ई सेल इज इक्वल टू, इक्वेशन बची है हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn2 प्लस एक्वस। ठीक है, तो इक्वेशन कितनी बची है Zn2 प्लस एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 1, क्योंकि प्योर सॉलिड लिक्विड और गैस की जो मोलर कंसंट्रेशन है 1 atm पे वो क्या हो जाती है 1 यूनिटी। क्लियर? अब R की वैल्यू अगर मैं सारी पुट करूं यहाँ पे R वगैरह टेम्परेचर की वैल्यू, तो E सेल इज इक्वल टू आएगा E नॉट सेल, देखो R होता है 8.314, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, ये जो नर्स्ट इक्वेशन है हम 298 केल्विन और रूम टेम्परेचर पे ही ड्राइव कर रहे हैं। डिफरेंट टेम्परेचर के लिए मैं अभी ट्रिक बता दूंगा कैसे से याद करना है। ln x देख लो, ln x बराबर होता है 2.303 log s, ये जो नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, ln x किसके बराबर होता है 2.303 log x। अगर इसे मैं log में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा 2.303 log आ गया, बाकी कंसंट्रेशन Zn2 प्लस अभी चल रही है, और अपॉन में एन इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग होगा, और फैराडे तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा 96487। क्लियर? अब इस सब को अगर मैं सोल्व करूं, इन सारी वैल्यूज को सोल्व करें तो ये आता है कितना आता है 0.0591, नीचे n, एंड डिफरेंट होगा हर रिएक्शन के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये बचा है log 1 अपॉन Zn2 प्लस एक्वस,
तो ये ई सेल का फॉर्मूला है किसके लिए, किसके लिए, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब, जब इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिटर्न करा जाता है एज ए रिडक्शन। ये नर्स इक्वेशन में किसी भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिडक्शन की तरह लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो नर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log 1 upon Zn to positive, Zn to positive। तो ये तो थी किसके लिए, याद रखना, फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। अब हम करेंगे EMF ऑफ सेल, मतलब पूरी सेल के लिए ड्राइव करके देखेंगे कि नर्स इक्वेशन की वैल्यू क्या आती है, क्या आती है। तो कुछ नहीं है, बस ये Zn सॉलिड वाला ये हट जाएगा, देखेंगे अभी ड्राइव करके। तो हम करते हैं अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आ रही है नर्स इक्वेशन। EMF ऑफ सेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है EMF ऑफ सेल। अब याद होगा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था और सेल की रिएक्शन भी पढ़ी थी। जिसको नहीं पता तो पीछे लेक्चर जाके देख सकता है सेल की रिएक्शन क्या थी और क्या सेल था। तो वहां पे हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी, जिंक जो था, जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा था, और जब कॉपर था Cu2+ वो रिडक्शन कर रहा था, और रिडक्शन करके Cu बना रहा था। Cu2+ Zn2+ एक्वस फॉर्म में, जिंक और कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, क्या है, सॉलिड फॉर्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्वेश्चन तो पढ़ के आए पीछे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसी के लिए कर रहे हैं डेरिवेशन। इन नर्स इक्वेशन, इन नर्स इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल always taken as reduction potential। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी लिखवाई थी मैंने, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे सही से लिख दिया है मैंने, लिखा इन नर्स इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज टेकन एज रिडक्शन पोटेंशियल। नर्स इक्वेशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज कैसे मान के चलेंगे हम, एज अ रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे मानेंगे हम, एज अ रिडक्शन पोटेंशियल, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कंसीडर एज अ रिडक्शन पोटेंशियल, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसकी डेरिवेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब हर इसको हम कैसा मान के चलेंगे, एज अ रिडक्शन, एज अ रिडक्शन। जैसे कि पहले के लिए Zn2+ में अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या बना, Zn, क्या बनेगा, Zn। और इसके लिए अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, तो नर्स इक्वेशन बोलती है E सेल इज इक्वल टू E सेल, ठीक है, E सेल वो भी किसका, ये Zn2+, इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि इस बार जिंक और कॉपर की हमें डिफरेंट लिखनी है। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो सॉलिड है, सॉलिड क्या हो जाता है, यूनिटी, सॉलिड क्या हो जाता है, यूनिटी, अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है, 1 अपॉन Zn2+। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे ये लाइन याद रखना, नेक्स्ट इक्वेशन क्या करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करके। अगर मैं कॉपर के लिए लिखूं तो सेम Cu2+, Cu gives to E cell is equal to E naught cell, E naught cell minus RT upon NF ln 1 upon प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वही 1 अपॉन Cu2+, वो तो पहले से रिडक्शन है, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था,
और जिसमें हमने पढ़ा भी था कि जिंक क्या करता है, जिंक ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन जिंक एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन कॉपर। या सुनो, जिसको नहीं याद तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल का लेक्चर जाके देखें, पता होगा, नहीं भी पता तो जाके देखना। जिंक क्या करता है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। और हमें पता है जो ई सेल होता है वो होता है ई रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। इक्वेशन थर्ड, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू अगर मैं थर्ड में पुट करूं तो ई सेल किसके बराबर आ जाएगा, देखो रिडक्शन। रिडक्शन किस में हो रहा है, कॉपर, कॉपर वाली वैल्यू। तो ई सेल कॉपर की यही वैल्यू पूरी राइट में देखो, ये माइनस ही है, मतलब कॉपर की पूरी वैल्यू माइनस होगी इसके पूरी वैल्यू से। देखो लिखा भी हुआ है रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। कॉपर में हो रहा है रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम ड्राइव करके एक्सप्लेनेशन करके आए, और जिंक में होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में कॉपर है तो ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस RT अपॉन NF ln 1U 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव। माइनस हो रहा है किससे, जिंक से। किससे हो रहा है, जिंक की पूरी वैल्यू। अब जिंक की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे लिखते हैं ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn2 प्लस 1 अपॉन Zn2 प्लस, ठीक है। अब देख लो, इसको मैं अलग कलर से लिख दूं यहाँ पर ताकि अलग से दिखे। तो ई सेल इज इक्वल टू, ओपन करते हैं। अब देखो जैसे मैं ये ब्रैकेट ओपन करूं, जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक। और ई नॉट कॉपर, कॉपर में क्या होता है रिडक्शन, और जिंक में क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ई नॉट, बस ई नॉट देख रहे हैं, ठीक है। रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन क्या होता है, ई नॉट सेल। तो ये हो गया हमारा ई नॉट सेल, ये हो गया हमारे पास ई नॉट सेल, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ठीक है। बचा क्या क्या, पहले वो लिख लेते हैं। यहां से बचा RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu2 प्लस, वहां से ब्रैकेट ओपन हुआ माइनस, ये जो माइनस RT था ये प्लस हो गया क्योंकि ब्रैकेट ओपन हुआ। तो RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, ये यहां से बचा है। अब यहां से देखो इसको और सॉल्व करते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू आया ई नॉट सेल ln 1 अपॉन, अगर ये फॉर्मूला याद हो तो जगह है यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हमें पता है जो ln a अपॉन बी, अगर मैं इसे लिखूं ln b अपॉन a तो माइनस बाहर आ जाएगा, ln v अपॉन a तो ये हो जाता है माइनस कॉमन, क्योंकि जैसे इनवर्स होता है ये माइनस आ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, माइनस, क्या हो जाता है, माइनस। तो सेम आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं यहाँ पे, देखो ln 1 अपॉन Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस को ऊपर ले जाए तो बाहर माइनस आ जाएगा, और बाहर पहले से एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि RT NF ln Cu2 प्लस, ठीक है। सेम एज इट इज इसका भी, जैसे ln Zn2 पॉजिटिव को ऊपर ले जाएंगे तो बाहर प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, RT अपॉन NF दोनों से कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, RT अपॉन NF, मैं माइनस RT अपॉन NF के कॉमन ले रहा हूँ, माइनस RT अपॉन
NF, ठीक है। इन दोनों से माइनस RT अपॉन NF कॉमन ले अगर हम, तो ये प्लस था तो ये तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस कॉमन ले रहे हो ना, तो माइनस कॉमन ले रहे तो प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा। ये हुआ देखो, ये हुआ प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस मतलब माइनस ln Cu2 पॉजिटिव, और ये माइनस कॉमन ले तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस ln Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट। तो दोबारा देख लेना, मैंने RT और अपॉन NF को कॉमन लिया है, वो भी माइनस वाला कॉमन लिया है। माइनस वाला कॉमन लूंगा तो माइनस जहाँ पे वो तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इसलिए देखो ये क्या थी वैल्यू, ये थी प्लस, तो ये तो होगी माइनस में, और जो माइनस थी वो होगी प्लस में, ठीक है। अब इसको पहले नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, फिर देख करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये आ रहा है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF, ये आ रहा है ln Cu2 प्लस, देखो माइनस ln Cu2 प्लस, प्लस उसके बाद प्लस ln Zn2 प्लस, ठीक है। अब हमें पता है फॉर्मूला ln A प्लस सॉरी ln A माइनस ln B, ये होता है ln A अपॉन B, ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला लॉग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ln A माइनस ln B, ठीक है, ln A माइनस ln B, तो ln A अपॉन B क्या आ जाएगा, A अपॉन B, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF, RT अपॉन NF ln A अपॉन B, तो A बाई B होता है, तो ln Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। तो ये आ गया नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। अगर मैं RT इन सब की वैल्यू पुट करें, हमने पुट भी करके देखी थी, तो रिलेशन क्या आता है, ई नोट सेल RTF और ln की जगह का लॉग पुट करें और वैल्यू होती है 2.303, तो ये आता है 0.0591 अपॉन n log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है 25, याद रखना टेम्परेचर 25 है, डिफरेंट टेम्परेचर के लिए अभी मैं बताऊंगा। और जिंक में क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कॉपर में क्या होता है रिडक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 एंड आप, क्योंकि आपको देखो सभी टर्म्स में या सभी फॉर्म्स में इसको लिखना आना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी आ जाता है। जिंक में होता है ऑक्सीडेशन और कॉपर में रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन अपन रिडक्शन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारी की सारी जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है ये किस पे 25 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की वैल्यू हमने 25 डिग्री सेल्सियस मींस 298 केल्विन पुट करा है, जब जाके ये 0.059 बनाया है। कितना है 0.059। अगर टेम्परेचर डिफरेंट हो तो ये वैल्यू कितना आएगा, तो उसके लिए भी हम करेंगे। तो पहले इसका जनरल भी देख लो। इन जनरल आपको सपोज करो ऐसी कोई रिएक्शन दे रही है XX प्लस YY गिव्स टू AA प्लस BB, बोला इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखो। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल 0.0591 अपॉन n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, n log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और स्टोइकियोमेट्री पावर में। स्टोइकियोमेट्री किस में आ जाएगा पावर में, बस खत्म। स्टोइकियोमेट्री किस में जाएगा पावर में। ये सारी की सारी किस पे है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा नेक्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉमन लेते टाइम और आइडेंटिटी ln की क्या लग रही है। तो ये इजी सी एक छोटी सी डेरिवेशन थी किसकी नेक्स्ट इक्वेशन की। और नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे कैसे हम लिख सकते हैं मैंने ये दिखाया, देखो RT अपॉन NF के फॉर्म में 0.059 लॉग के टर्म में
जनरल आ जाए तो वो ऑक्सीडेशन एंड अपॉन रिडक्शन के टर्म्स में भी, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन के टर्म्स में भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है अगर टेम्परेचर ये डिफरेंट डिफरेंट हो, टेम्परेचर अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो भी देख लेना। ये ट्रिक समझ लो या कॉन्सेप्ट। ई सेल जो होता है नर्स्ट इक्वेशन का वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग जो हम पढ़ के आए थे अभी पीछे Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये पढ़ा था अभी। ये किस पे था? टेम्परेचर 25, कितने पे था? 25। तो अगर देखते जाओ अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो ये कैलकुलेशन कितनी आती है? 0.0591। अगर 30 हो, 35 हो डिग्री सेल्सियस, 40 हो, 45 हो, इसी टाइप से 20 हो, 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू देखो 20 पे तो होती है 0.0591, जैसे जैसे 5 डिग्री बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे 5 डिग्री बढ़ेगा तो यहाँ से जो ये वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी? 0.059 के बाद 60, 60 के बाद 61, ठीक है, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 62, ये हो जाएगी 63, ठीक है। जैसे 5 डिग्री बढ़ेगा ये कांस्टेंट आपका इंक्रीज करता जाएगा। अब मैं पूछूंगा तो 20 डिग्री के लिए ये वैल्यू कितनी होगी? ये कितनी होगी? 0.0581, एक कम हो गया, 0.0571, 0.0561, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एडवांस वगैरह में कि नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, ऐसे 10 डिग्री पे, 12 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे कैलकुलेट करें। अब अगर आपको ये पता नहीं तो आप एक एक सॉल्व करोगे जो कि एक तरह से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा। हमें डायरेक्ट याद है कि 25 डिग्री पे 0.0591 होता है, तो 30 पे कितना हो जाएगा? 0.061, 0.0601 या 0.061 या 62, 63, और उससे नीचे आओ 5 डिग्री तो 59 की जगह 58, 57, 56, 55, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे हम नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक ट्रिक है नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये तो थी नर्स्ट इक्वेशन। अब डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इन केस ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड, Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, जैसे कि मान लो ये Ag, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो क्या बना है? Ag। तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln, प्रोडक्ट तो हो गया अपन सॉलिड, ये एक्वस हो गया Ag पॉजिटिव। इस सबको सॉल्व करो, 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा? ये तो हुआ E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन Ag पॉजिटिव। इसको और सिंपली लिखा, n की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन्स 1, तो ये हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, और देखो log 1 अपॉन Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव को ऊपर जाओगे तो ये बाहर क्या आ जाता है? माइनस, और ये बाहर जो माइनस है इसने इसको क्या कर दिया? प्लस, तो हो गया 0.0591, और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 1, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो यही बचेगा, बचा log Ag पॉजिटिव। तो ये हमने क्या लिखा है? नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए। तो आप इस टाइप से भी समझ सकते हो, और भी एग्जांपल लेंगे अभी। तो n की वैल्यू 1 डाली तो 0.0591 हो गया, 1 अपॉन Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव जैसे ऊपर गया इनवर्स हुआ तो बाहर log आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो ये होता है फॉर्मूला।
जैसे मान लो log a अपॉन b, log a माइनस log b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं लिखूं देखो log 1 अपॉन b, तो क्या हो जाएगा log 1 माइनस log b। log 1 0 होता है, log 1 क्या होता है 0, तो बचा क्या माइनस log b। तो यहाँ पे देखो यही करा हुआ है, log 1 अपॉन ag पॉजिटिव, log 1 माइनस log b, log 1 0 हो गया तो माइनस log b, ठीक है, इसलिए वो माइनस जैसे ही बाहर करा तो इसको क्या कर दिया पॉजिटिव। या ऐसे समझ लो कि इन्वर्स करने पे बाहर माइनस आ जा रहा है, इस वैल्यू को जैसे ही रिवर्स करोगे या इन्वर्स करोगे तो बाहर क्या आ जाता है माइनस, एक माइनस पहले से था तो इसलिए क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये हमने लिखा है नल सिचुएशन किसके लिए, सिल्वर इलेक्ट्रोड। सेकंड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नल सिचुएशन लिखना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसके लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स टू H2 गैस, तो ये हमने कर दिया बैलेंस। क्या कर दिया बैलेंस। अब इसके लिए पूछा कि बताओ नर्स्ट इक्वेशन लिखो, क्या लिखे नर्स्ट इक्वेशन। हमें पता है जो ई सेल होता है वो होता है ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट सॉलिड लिक्विड गैस यूनिटी हो जाता है 1 अपॉन एच पॉजिटिव, 1 अपॉन एच पॉजिटिव। बट इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन केस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो ई नोट सेल होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए वो कितना होता है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो ई नोट की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो वैल्यू क्या है ई सेल इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन एच पॉजिटिव। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ई सेल इज इक्वल टू इन सबकी वैल्यू पुट करें तो आएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एच पॉजिटिव। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे ही इनवर्स गया ये बाहर का माइनस हट गया अल्लाह, तो इसको हम देखो ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि जैसे इसे ऊपर लेके गए, अब ये भी पीछे बताया इनवर्स हो जाता है, ठीक है। जैसे इसे हमने क्या करा इनवर्स, तो बाहर माइनस आ जाता है लॉग से आगे, वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, तो ये हुआ 0.0591 अपॉन एन लॉग एच पॉजिटिव, और एन की वैल्यू कितनी है 1, तो 0.0591 लॉग एच पॉजिटिव। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम नर्स्ट इक्वेशन एक रिएक्शन को कितने टाइप से लिख सकते हैं। ये यहाँ से भी देखो, ये भी लिख सकते हैं इस टाइप से, ये भी, ये चारों ही करेक्ट है। इसमें कई बार क्या जाती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की 4 नर्स्ट इक्वेशन दे रखी होती है, 3 सही होती है, गलत वाली पहचाननी होती है, ठीक है। तो ये सही है, ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट, गलत वाली पहचाननी होती है। वो क्या करेंगे कई बार इस वाले में बाहर माइनस कर देंगे, इस वाले में बाहर माइनस दे देंगे, इस वाले में माइनस को हटा देते हैं, ठीक है, गलत पहचानना होता है। तो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में क्या है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो याद रखना हाइड्रोजन के लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होती है 0। तो अब नेक्स्ट लिखते हैं हम इन केस ऑफ Fe3 प्लस Fe2 प्लस इलेक्ट्रोड, Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और क्या बन रहा है Fe2 पॉजिटिव, क्या बना रहा है Fe2 पॉजिटिव। तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन इजी है, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन Fe2 प्लस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये भी मैंने पीछे बताया था यहाँ पे।
और पीछे जाओ, यहाँ पे हमने करा देख लो ये ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट और स्टोइकियोमेट्री पावर में। यहाँ पे ऐसे ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन से भी कर सकते हो उसको, इससे भी करके दिखाते देखो। चलो ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पहले तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, वैल्यू डाल दी तो ये लॉग आ जाएगा, लॉग Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस। Fe2 प्लस देखो, Fe3 प्लस जो है, Fe3 प्लस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो Fe3 प्लस तो रिडक्शन कर रहा है। और अगर इस साइड से देखा जाए तो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बन रहा है, मतलब Fe2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। इस तरफ से देखा जाए तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, और यहाँ से हम देखें तो ये रिडक्शन। तो Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन एंड Fe3 प्लस रिडक्शन। Fe3 प्लस तो रिडक्शन कर रहा है, सामने दिख रहा है कि 3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, Fe2 प्लस बन गया। तो Fe2 प्लस क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, जो कि हम पीछे भी लिखा है, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। बाकी सारा एज इट इज सेम, 0.0591 अपॉन एन। एन कितना है यहाँ पर, एन कितना है उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, एन की वैल्यू है 1। एन की वैल्यू कितनी है, 1। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है, 1। तो ये था Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हम नर्स्ट इक्वेशन को लिखना सीख रहे हैं, इससे आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसलिए इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए हर टाइप की। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगला आ रहा है इन केस ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे Cl जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करके क्या बना देगा, Cl2। क्या बना देगा, Cl2। इसको बैलेंस कर सकते हो, ऐसे कर लो, 2 से 2 कैंसिल, एक क्लोरीन, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, देखो ये कितना इजी है सारे, 0.0591 अपॉन एन, लॉग डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 0.0591 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Cl नेगेटिव, RT NF उन सब के टर्म में खुद लिख के ट्राई करना। तो ये इसकी नेक्स्ट इक्वेशन। एंड लास्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इन केस ऑफ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड ये भी पूछी जाती है, कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखें। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो Hg2Cl2, तब दो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव। अब पूछा बोला जाता है कि इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, ये इक्वेशन भी याद होनी चाहिए जो रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए ई सेल अगर मैं निकालूं तो ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF LN, प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट में क्लोरीन, Cl नेगेटिव और स्टोइकियोमेट्री पावर में, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है, कुछ भी नहीं है, सॉलिड फॉर्म में Hg2Cl2 सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, वो सारी क्या हो जाती है, यूनिटी। तो इसको अगर सिंपली लिखे तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन कितना है 2, वो पुट कर लेंगे बाद में, लॉग Cl नेगेटिव का स्क्वायर। तो ये कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन हमने लिखी है, ये भी करेक्ट है और वो भी करेक्ट है, ये Ln के फॉर्म में लिखी है और ये लॉग के फॉर्म में। तो ये था हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, और हमने डिफरेंट एग्जांपल लिए और डिफरेंट रिएक्शंस के लिए नेक्स्ट इक्वेशन को लिख कर देखा। तो अब हम करेंगे, इसका अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन। तो टॉपिक आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। अब याद होगा जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था जिसमें ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड में, जिंक वाले में, और रिडक्शन कॉपर वाले में राइट हैंड साइड। तो तब हम कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो याद भी दिला दें। तो जिंक वाले में Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिवली चार्ज आ गया था। इसको करने के लिए आप पीछे वाला लेक्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, वहां पे Cu2+ की कंसंट्रेशन घट रही थी। और कुछ टाइम बाद क्या देखा था कि जो सेल है वो स्टॉप हो गया था। फिर हमने क्या यूज करा, सॉल्ट ब्रिज। ये सबने पढ़ा है और हमने पढ़ाया भी है, तो यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कंसीडर रिएक्शन, पहले कंसीडर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन। तो रिएक्शन हमारी थी, पहला जो जिंक था वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था और Cu2+ से क्या बन रहा था, कॉपर। और हमें पता है जो जिंक की कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ keeps on increasing ठीक है, while Cu2+ keeps on decreasing। keeps on decreasing। हमें पता है तब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, जिंक जो लेफ्ट वाले में उसमें Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी और राइट वाले में Cu2+ की कंसंट्रेशन घट रही थी, जिसकी वजह से लेफ्ट वाला जो सॉल्यूशन था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया था और राइट वाला जो था वो नेगेटिवली चार्ज। और उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व करा था, जैसे ही ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज और वो नेगेटिवली चार्ज हुआ था तो सेल क्या हो गया था, स्टॉप। आफ्टर सम टाइम there will be no change in concentration of Zn2+ and Cu2+ ions। तो कोई चेंज नहीं आया था कंसंट्रेशन ऑफ आयन में, दैट इज, या फिर बोल सकते हैं देन वोल्टमीटर शो जीरो रीडिंग या नो रीडिंग। तो हमें पता चला था वहां पे क्या, वोल्टमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही थी, बल्ब क्या हो गया था, स्टॉप। फिर हमने सॉल्ट ब्रिज यूज करा था, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज को अभी हटा लेते हैं। क्या हो गया था, बल्ब स्टॉप कर गया था, जो वोल्टमीटर है उसमें कोई भी रीडिंग नहीं आई थी। दैट इज, दिस indicates that the equilibrium has been attained। तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। और वोल्टमीटर कोई रीडिंग नहीं छोड़ा था, तो इसका मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू सॉरी ई सेल की वैल्यू 0। ई सेल कितना हो गया, 0 वोल्ट, ठीक है। तो याद रखना, हमने पढ़ के भी है जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था उसमें Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, कॉपर की घट रही थी। तो एक सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज था, एक सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज था, तो वोल्टमीटर पे 0 रीडिंग आ गई। 0 रीडिंग आने का मतलब क्या है, ई सेल की वैल्यू 0 होगी। ई सेल की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब है सिस्टम क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पे। सिस्टम क्या आ चुका है हमारा, इक्विलिब्रियम पे, जहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन ना बढ़ रही है ना ही घट रही है। और वोल्टमीटर भी रीडिंग कितनी शो कर रहा है, 0। तो ई सेल अगर 0 हो गया, तो अगर मैं ई सेल की वैल्यू नर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करें, तो नर्स्ट इक्वेशन में अगर इस ई सेल की वैल्यू अप्लाई करें तो 0 = ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln, ठीक है। कंडीशन क्या आ गई है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होता है,
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, के मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के क्या है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के बोलो या केसी बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जिसको हम क्या लिख सकते हैं के, क्योंकि कंडीशन क्या आ चुकी है इक्विलिब्रियम आ चुका है, क्या आ चुका है इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो ई सेल ई नोट सेल बराबर क्या हुआ, ये वैल्यू इधर गई आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, एल एन के सी। अब इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई 25 डिग्री सेल्सियस के लिए अपॉन एन लॉग के सी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमारा टॉपिक है क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना नर्स इक्वेशन से। ठीक है, तो log Kc, तो log Kc इज इक्वल टू एन ई नोट सेल 0.0591 और Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग, इनवर्स लॉग एंटीलॉग होता है, इनवर्स लॉग एंटीलॉग। तो एक वीडियो हम लॉग और एंटीलॉग पे भी बना देंगे कि टेबल से लॉग और एंटीलॉग कैसे सॉल्व करें, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे लॉग और एंटीलॉग के टेबल होते हैं, उस टेबल से लॉग और एंटीलॉग की ट्रिक भी एक लेक्चर बना लेंगे उसका। ठीक है, तो ये हुआ एंटीलॉग एन ई नोट सेल अपॉन 0.0591, तो हम ऐसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नर्स इक्वेशन। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला नर्स इक्वेशन से, जो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद आ रहा है हमारा छोटा सा एक फॉर्मूला देख लो गिब्स एनर्जी का, वी नो, ये डायरेक्ट याद रखना है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नोट ई सेल माइनस ई सेल, वी नो। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज, ये स्टेटमेंट पढ़ी भी होगी, ऑल स्पीसीज नहीं पढ़ी तो अभी यहाँ पे देख लो, इन्वॉल्विंग इन हाफ सेल, इन्वॉल्विंग इन अ हाफ सेल is unity, then electrode potential is known as standard electrode potential, standard electrode potential। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टेटमेंट है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व इन अ हाफ सेल, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन्वॉल्विंग इन अ हाफ सेल। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन्वॉल्विंग इन अ हाफ सेल इज यूनिटी। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन हाफ सेल की, हाफ सेल में कंसंट्रेशन सभी स्पीसीज की अगर यूनिटी 1 है, उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टेटमेंट भी है। देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज हाफ सेल में इन्वॉल्व कर रही है, अगर उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी मींस 1 है, तो उस केस में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये याद रखना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो डेल्टा जी नोट किसके बराबर हो जाएगा फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर हम मान लें कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व इन हाफ सेल इज यूनिटी है, तो डेल्टा जी की जगह डेल्टा जी नोट, स्टैंडर्ड वर्ड के लिए हम नोट लिखते हैं एन एफ, एन तो इलेक्ट्रॉन है, एफ कांस्टेंट है, ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नोट सेल के। तो इस केस में ई सेल किसके बराबर हो जाता है, ई सेल इक्वल टू होता है ई नोट सेल। ठीक है, तो ई सेल की जगह ई नोट सेल, तो ये डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे देख लो, ई नोट की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं, अगर मैं ई नोट की वैल्यू पुट करूं, ये रही, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। क्या है, आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, या फिर ये वाली भी पुट कर सकते हो, चाहो तो ये वाली पुट कर लो, जो आपको सही लगे।
तो इसी से कर लेते हैं। लो इसकी वैल्यू करो तो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ। ई नॉट सेल की जगह पे क्या आएगा, 0.0591 0.0591 अपॉन एन log KC। यही आ रहा है, यस और नो। ऐसे इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं थी, पीछे वाली कर देते, इससे तो कोई रिलेशन भी आएगा बट वो कोई यूज का नहीं है, पीछे वाला यूज पुट करते हैं हम, ठीक है। ये वाला देख लो, RT अपॉन NF जो कि वहां पे कट जाएगा, RT अपॉन ई नोट की जगह पे देखो, ई नोट की जगह पे आ रहा है RT अपॉन NF ln KC, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट करिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिख भी दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये इसलिए पुट करिए, यहाँ पे NF से NF कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमें रिलेशन चाहिए वो मिल जाएगा। इससे पुट करेंगे तो फिर वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये हो गया डेल्टा जी नॉट, देखना, माइनस RT ln KC, और ln x इसके बराबर होता है 2.303 log x, 2.303 log x। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं, देखो ये तो होता है कितना, 2.303, r अपनी जगह पे है, t अपनी जगह पे है, ln को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, log। तो ये एक और फॉर्मूला जो डायरेक्ट आता है, याद होना चाहिए ये वाला, ठीक है। ln को कन्वर्ट कर दिया सिर्फ log x में, जिसकी वैल्यू आई है 2.303, वो हमने आगे रख दी, 2.303 RT log x, log x नहीं log KC, ठीक है। तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा हो तो डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, और गिब्स एनर्जी दे रखा हो, पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। और अगर कंसंट्रेशन दे रखी है और तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछे तो आप हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, किससे, नर्स इक्वेशन से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, नर्स इक्वेशन क्या होती है, उसकी नर्स इक्वेशन क्या है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए निकलते हैं, उसकी डेरिवेशन क्या आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए और किसके लिए, ईएमएफ ऑफ पूरे सेल के लिए भी हमने डेरिवेशन करी है। जनरल फॉर्मूला पढ़े हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे पढ़ा है, डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ी है कि कैसे नर्स इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। नर्स इक्वेशन से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है, डेल्टा जी निकाला है, डेल्टा जी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डेल्टा जी। ये तो थे फॉर्मूलेस और डेरिवेशन। अब अगली जो वीडियोस आएगी, अब हम उसके न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे, नर्स इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में और कैसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप इतने नोट करें, तब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय एंड टेक केयर।